ये कहानी है उन दो अनाथ बहन रवीना और छवि की, जिनके माँ बाप बरसों पहले किसी हादसे में गुजर गए। पर ये दोनों लड़कियां हिम्मत नहीं हारी। सुबह का वक्त है, सूरज अभी निकल ही रहा है और रवीना अपने बैलों के साथ खेत जोतने निकल पड़ी है। चल धीरू, आगे बढ़। ओ वीरा, ताकत लगा छोटे, बस थोड़ा सा खेत और बचा है। अरे ओ छवि, तू वहाँ खड़ी खड़ी क्या निहार रही है? अरे जल्दी से बीज वाली टोकरी उठा और मेरे पीछे पीछे आ। हवा चल रही है, इसी वक्त बीज पड़ गए तो फसल लहलहा उठेगी। आ गई दीदी, आ गई। बस ये टोकरी भर रही थी। पर दीदी, कल रात से मेरे मन में बड़ी घबराहट हो रही है। रात को जब हवा चलती है और पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे घर के चक्कर काट रहा हो। आपको डर नहीं लगता दीदी? अरे बाप रे बाप, तू तो बड़ी डरपोक निकली। देख छवि, ये जंगल हमारा घर है और ये मिट्टी हमारी माँ। फिर डरना कैसा? बापू कह गए थे कि जो मेहनत करना जानता है उसे किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। तू बस अपने हाथ चला, डर अपने आप भाग जाएगा। आप तो कह देती हो दीदी, पर कल जब मैं बाजार से लौट रही थी तो वो गजाधर मिला था। वो मुझसे पूछ रहा था कि रवीना अब भी वही पुराना हल चलाती है क्या? कह रहा था कि ये जमीन लड़कियों के बस की बात नहीं है, इसे किसी मर्द के हवाले कर दो। उस गजाधर की तो ऐसी की तैसी। वो लालची इंसान है छवि। उसकी नजरें हमारी जमीन पर जमी है। वो चाहता है कि हम डरकर ये जगह छोड़ दें, पर उसे पता नहीं है कि रवीना का कलेजा पत्थर का है। बापू की ये आखिरी निशानी मैं उस कौवे के हाथ कभी नहीं लगने दूंगी। तू बस अपना काम कर, बाकी मैं देख लूंगी। उधर दूर पगडंडी पर गजाधर अपनी गाय चरा रहे भोलू के साथ खड़ा होकर रवीना के खेत की तरफ ही ताक रहा था। गजाधर के मन में पाप भरा था और वो इधर की बात उधर करके आग लगाने का मौका ढूंढ रहा था। अबे ओ भोलू, इधर आ। देख रहा उन दोनों को कैसे शेरनी बनी फिरती हैं। मने तो ये समझ नहीं आता कि इन अनाथों के पास इतना अनाज आता कहां से है। जरूर कुछ काला पीला चक्कर है। भोलू, तू कभी इनके घर के पास गया है? अरे नहीं गजाधर भैया, मैं तो अपनी गाय लेकर उधर जाता भी नहीं। लोग कहते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनती हैं, दिन रात एक कर देती हैं, और वैसे भी उनसे हमें क्या लेना देना। अरे तू तो निरा बुद्धू है, लेना देना क्यों नहीं है। देख, वो जमीन अगर हमारे हाथ लग जाए तो किस्मत चमक जाएगी। मैं आज ही मुखिया जी के कान भरूंगा। उन्हें कहूंगा कि ये लड़कियां जंगल से कीमती लकड़ियां चोरी करती हैं। इधर की बात उधर पहुंचाने में तो तेरा भाई उस्ताद है। एक बार मुखिया भड़क गया तो इन लड़कियों का दाना पानी बंद हो जाएगा। पर भैया, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। वो अनाथ बच्चियां हैं, उनका घर उजाड़ना ठीक नहीं है। हमें बहुत पाप लगेगा भैया। अबे जा, पाप पुण्य की बातें मंदिर में करना। यहां तो जो जीता वही सिकंदर। तू बस अपनी गाय चरा और चुपचाप तमाशा देख। कल बाजार में जब ये अपनी सब्जियां लेकर आएंगी तब मैं असली खेल शुरू करूंगा। थोड़ी देर बाद रवीना और छवि खेत का काम निपटाकर घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में उन्हें मुनीम काका मिले, जो पुराने जमाने के नेक इंसान थे। उन्होंने रवीना के बापू को वचन दिया था कि वो उनकी बेटियों का ख्याल रखेंगे। अरे बेटी रुको, आज बहुत कड़ी धूप है, काम करते करते थक गई होगी। आओ, थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम कर लो। प्रणाम काका, बस काम खत्म ही हुआ है। काका, एक बात पूछनी थी। क्या बापू ने जमीन के सारे कागजात आपके पास जमा किए थे? गांव में कुछ लोग हमें डरा रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अरे बेटा, तुम घबराओ मत। बापू के हाथ के लिखे वो कागज मेरे संदूक में महफूज हैं। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हारी 1 इंच जमीन नहीं छीन सकता। पर हाँ, गजाधर से बच के रहना। वो बड़ा शातिर है, इधर की बातें उधर करके लड़ाई करवा देता है। हे भगवान, हम गरीब लड़कियों ने उसका क्या बिगाड़ा है काका? हम तो अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं, फिर ये दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी है? बेटी, ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है और कमजोर को दबाती है। पर तुम कमजोर नहीं हो रवीना। तू हिम्मत मत हारना। अगर कोई परेशानी आए तो सीधे ठाकुर साहब के पास चली जाना।
वो बड़े इंसाफ पसंद आदमी हैं। जी काका, अब चाहे आंधी आए या तूफान, हम पीछे नहीं हटेंगे। कल बाजार में अपनी फसल बेचकर घर का राशन लाना है। गजाधर जो चाहे कर ले, हम डरने वालों में से नहीं हैं। काका से बात करके रवीना का हौसला बढ़ गया था। दोनों बहन अपने घर के तरफ चल देती है। दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर मुखिया जी और गजाधर की खुसर फुसुर जारी थी। गजधार उन दोनों बहनों की जमीन को किसी भी तरह हड़पना चाहता था। मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, वो रवीना अब अपने आप को गांव की रानी समझने लगी है। कल मुनीम काका से मिलकर आपके खिलाफ कुछ बोल रही थी। कह रही थी कि मुखिया क्या बिगाड़ लेगा हमारा। कमाल है भाई, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है और आप चुप बैठे हैं। क्या इतनी हिम्मत उन लड़कियों की? गजाधर, अगर ये सच है तो कल बाजार में उन्हें गांव की मर्यादा सिखानी ही पड़ेगी। चंदा तो वो देती नहीं और अब जुबान भी लड़ाने लगी हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ मुखिया जी, कल मौका अच्छा है, बाजार में सब होंगे, वहीं इनका हिसाब चुकता कर देंगे। बस आप मेरा साथ देना, बाकी मैं देख लूंगा। अगली सुबह दोनों बहनें जल्दी जल्दी खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर और टोकरियों में भरकर गांव के बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। जैसे ही दोनों बहनें बाजार पहुंची, गजाधर पहले से ही वहां अपनी जाल बिछाए बैठा था। छवि, जल्दी से कोई अच्छा सा जगह देखकर हम बैठ जाते हैं। अगर हम सही जगह नहीं बैठे तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। आज सब्जियां एकदम ताजी हैं, अच्छे दाम मिलेंगे तो महीने भर का नमक तेल आ जाएगा। हाँ दीदी, पर देखो तो आज बाजार में लोग हमें देखकर कुछ अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं। वो देखो, सुखिया चाची भी हमसे नजरें चुरा रही हैं। हे राम, कल रात का डर सच तो नहीं होने वाला। तू घबरा मत, अपनी टोकरी यहाँ रख। अरे ओ सुखिया चाची, राम राम। आज टमाटर लोगी क्या? एकदम लाल और मीठे हैं। अरे राम राम रवीना, बेटी आज रहने ही दे। मैंने सुना है कि तुम्हारी ये सब्जियां जंगल के उस पार की हैं, जहाँ जाना मना है। मुखिया जी ने कहा है कि ऐसी सब्जियां खाने से बीमारियां फैलती हैं। मैं रिस्क नहीं ले सकती। मुझे अभी और भी बहुत कुछ देखना है जिंदगी में। ये क्या कह रही हो चाची? हम तो बरसों से वही खेती कर रहे हैं। बापू के समय तो आप बड़े चाव से खाती थी, अब अचानक क्या हो गया? तभी गजाधर अपनी लाठी खड़काता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके साथ मुखिया जी भी थे और भोलू दूर से ही खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। अरे बाप रे बाप, देखो तो, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मुखिया जी, देखा आपने? ये लड़कियां गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। कमाल है भाई, अनाथ होने का इतना फायदा उठाओगी कि जहर बेचोगी। गजाधर भैया, जुबान संभाल के बात करो। कौन सा जहर? ये हमारी मेहनत की कमाई है। मुखिया जी, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आप ही न्याय करो। क्या गजाधर का ये झूठ आपको सच लग रहा है? देखो रवीना, गांव की पंचायत में ये बात आई है कि तुम दोनों जिस जमीन पर खेती कर रही हो वो गांव की साझी जमीन है और वहां की मिट्टी अब खेती के लायक नहीं रही। गजाधर ने बताया है कि तुम दोनों वहां रात को कुछ अजीबोगरीब काम भी करती हो। गांव के लोग डरे हुए हैं। अरे ये तो सरासर झूठ है। हम तो रात को घर का दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। गजाधर भैया, आपने ऐसा झूठ क्यों फैलाया? क्या आपको भगवान का डर नहीं है? अबे चुप रह, भगवान का नाम लेकर डराना बंद कर। मुखिया जी, देखो इनकी हिम्मत। इधर की बातें उधर नहीं कर रहा हूं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये लड़कियां उस जमीन को बर्बाद कर रही हैं। मुखिया जी, आज फैसला हो ही जाना चाहिए। इनका चंदा भी बाकी है और तेवर तो देखो जैसे कोई महारानी हो। भोलू चरवाहा जो दूर से ये सब देख रहा था, वो वहां आ जाता है। भैया, मैं कुछ बोलूं? मैंने तो देखा है कि ये लड़कियां रात दिन मेहनत करती हैं। गजाधर भैया, आप कल तो कुछ और ही कह रहे थे। चुप कर बे, भैंस चराने वाले, तू अपना काम कर। यहाँ बड़ों की बात हो रही है। मुखिया जी, आप हुक्म दो तो इनकी टोकरियां यहाँ से हटवाई जाएं। बाजार के लोग जमा हो गए थे। कोई बहनों के पक्ष में था तो कोई मुखिया के डर से चुप था। रवीना की आंखों में अब गुस्सा चमक रहा था। मुखिया जी, आज मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगी। ये सब्जियां हमारी मेहनत है। अगर आप इन्हें यहाँ नहीं बिकने देंगे तो हम सीधे ठाकुर साहब की कचहरी में जाएंगे। गजाधर,
तू जितना चाहे जहर उगल ले, पर बापू की साख मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। ठाकुर साहब का नाम लेती है? ठीक है, तो फिर कल चौपाल पर ही फैसला होगा। लेकिन आज तुम यहाँ अपनी दुकान नहीं लगा सकती। गजाधर, इनकी सब्जियां किनारे करो। सुना भोलू, मुखिया जी ने क्या कहा? उठा ये सब्जियां और फेंक दे कीचड़ में। दिखा दे इन लड़कियों को कि गांव में किसका हुक्म चलता है। कमाल है भाई, आज तो मजा आ गया। नहीं बोलू भैया, ऐसा मत करो, ये हमारी महीने भर की रोटी है। दीदी देखो ये क्या कर रहे हैं। हे राम, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं है क्या? छवि मत रो, रोने से ये पत्थर दिल नहीं पिघलेंगे। भोलू, अगर तूने हमारी मेहनत छुई तो बापू की कसम मैं अपनी कुल्हाड़ी उठा लूंगी। मुखिया जी, आप ये अन्याय अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या यही आपकी शान है? भोलू डर गया। वो बेचारा दिल का बुरा नहीं था, पर गजाधर का चेला था। लेकिन उसने सब्जी की टोकरी फेंकने से मना कर दिया। बाजार में सन्नाटा छा गया। गजाधर गुस्से से लाल हो गया और उसने खुद टोकरी को लात मारनी चाहिए। तू मुझे डराएगी? अभी देख क्या करता हूँ तेरे इस सब्जी की टोकरी का। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी। ये मुनीम काका थे। जब उन्होंने सुना कि गजाधर और मुखिया उन दोनों बहनों के सब्जी की दुकान पर गए हैं, वो भागे भागे वहां पहुंच गए। ठहर जा गजाधर, अगर सब्जी की टोकरी को हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुखिया जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? ये लड़कियां हमारे गांव की बेटियां हैं और आप एक नीच इंसान की बातों में आकर इनका हक मार रहे हैं। मुनीम जी, आप बीच में मत आइए। मामला जमीन और चंदे का है। जमीन के कागज मेरे पास है मुखिया जी, और बात रही चंदे की, तो अनाथों से चंदा मांगना पाप है। गजाधर, तू जो ये इधर की बात उधर करके आग लगा रहा है ना, याद रख, एक दिन इसी आग में तू खुद जलेगा। रवीना बेटी, अपनी टोकरी उठाओ। आज यहाँ कोई तुम्हारी सब्जी नहीं खरीदेगा, क्योंकि इस नीच ने लोगों के मन में मैल भर दिया है। काका, हम कहाँ जाएं? अगर हमारी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? चूल्हा जलेगा बेटी, ये सब्जियां मैं खरीदूंगा और कल चौपाल लगेगी। ठाकुर साहब खुद आएंगे। मुखिया जी, तैयार रहिएगा, क्योंकि कल सिर्फ जमीन का फैसला नहीं होगा, कल इंसानियत का भी फैसला होगा। काका, आपने हमारी लाज बचा ली, वरना ये गजाधर तो हमें बाजार में ही नीलाम कर देता। हे राम, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। देख लेंगे मुनीम, कल चौपाल पर कागजों की भी जांच होगी। मुखिया जी चलिए यहाँ से, अब कल ही हिसाब होगा। गजाधर और मुखिया पैर पटकते हुए वहां से चले गए। रवीना और छवि की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक उम्मीद जागी थी। बाजार के लोग कानाफूसी कर रहे थे, पर रवीना ने गर्व से अपना सिर ऊंचा रखा। अपनी आंसू पोंछ ले बहन, आज लड़ाई का पहला दिन था, कल असली जंग है। मुनीम काका, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा बेटी, ये तो मेरा धर्म है। जाओ, अब घर जाओ और कल के लिए हिम्मत जुटाओ। याद रखना, सच का रास्ता लंबा होता है और उसमें बाधाएं भी बहुत आती हैं, पर जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बाजार की बेइज्जती झेलने के बाद रवीना और छवि अपने घर तो आ गईं, पर उनके मन में चैन नहीं था। उधर गजाधर का लालच और बढ़ गया था। उसे डर था कि अगर मुनीम काका ने असली कागज दिखा दिए तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रात का समय था। गजाधर मुखिया के घर के पीछे खड़ा होकर फिर से आग लगाने की तैयारी कर रहा था। मुखिया जी, कल के बारे में क्या सोचा है आपने? आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है और उधर मुनीम काका ने पूरी बिसात बिछा दी है। कमाल है भाई, आपकी कुर्सी खतरे में है और आपको खबर तक नहीं। गजाधर, क्यों रात के वक्त कुत्ता बिल्ली की तरह शोर मचा रहा है? मुनीम ने क्या कर लिया? कागज ही तो हैं उसके पास। पटवारी को मैंने अपनी तरफ कर लिया है। अरे मुखिया जी, आप पटवारी की बात करते हैं,
मुनीम तो सीधे ठाकुर साहब के पास जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अभी भी लालटेन जलाकर कुछ लिख रहा था। जरूर आपके खिलाफ कोई बड़ी चिट्ठी तैयार कर रहा है। और मैं कह रहा हूं कि कल चौपाल पर अगर मुनीम ने वो सबूत सबके सामने रख दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बात तो गंभीर है गजाधर। तो तू क्या चाहता है? क्या उस बूढ़े मुनीम का रास्ता रोक दिया जाए? रास्ता नहीं मुखिया जी, उस संदूक को ही गायब करना होगा। भोलू को मैंने पहले ही समझा दिया है, वो रात के अंधेरे में मुनीम के घर में घुसेगा। बस एक बार वो पुराने कागज हमारे हाथ लग जाएं, फिर उन अनाथ लड़कियों को तो मैं उंगलियों पर नचाऊंगा। क्या मजा आएगा जब वो रोते हुए आपके पैरों में गिरेंगी। उधर मुनीम काका लालटेन की धीमी रोशनी में ठाकुर साहब के सामने पेश करने के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार करने में लगे हुए थे और भोलू बाहर झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था, पर उसका मन गवाही नहीं दे रहा था। हे भगवान, इन अनाथ बच्चियों की लाज तेरे हाथ है। रवीना के बापू ने अपनी अंतिम सांस तक इस जमीन को बचाया था। ये कागज नहीं, ये उन दोनों लड़कियों का भविष्य है। अगर कल ये कागज ठाकुर साहब के सामने पहुंच गए तो गजाधर और मुखिया का मुंह हमेशा के लिए काला हो जाएगा। गजाधर भैया तो बड़े पापी निकले। मुनीम काका तो देवता जैसे आदमी हैं, पर अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो गजाधर मुझे गांव से निकलवा देगा। हे राम, मैं किधर जाऊं? एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तभी जंगल के उस छोटे से घर में रवीना और छवि चूल्हे के पास बैठी बातें कर रही थी। बाहर जंगल की हवाएं शोर मचाकर रात को और भी डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आने वाले खतरे का संकेत दे रही हों। दीदी, क्या मुनीम काका सच में हमें बचा पाएंगे? कल बाजार में गजाधर की आंखों में जो खून उतरा था वो याद कर मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी जमीन के साथ साथ हमारी जान का भी दुश्मन बन गया है। डर मत छवि, बापू कहते थे कि जो इंसान डर के साए में जीता है वो रोज मरता है। हम तो एक बार मरेंगे पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। देख, गजाधर सिर्फ इधर की बात उधर करता है, उसके पास सच की ताकत नहीं है। पर दीदी, अगर कल कागज गायब हो गए तो? गजाधर बहुत शातिर है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कागज गायब हो गए तो हम अपनी मेहनत का सबूत देंगे। ये हाथ जो फटे हुए हैं, ये गवाह है कि हमने इस मिट्टी को खून से सींचा है। अब सो जा छोटी, कल का सूरज इंसाफ लेकर आएगा। घनघोर काली रात हो चुकी थी, सब सो रहे थे। गजाधर ने भोलू को इशारा किया। भोलू दबे पांव मुनीम काका के घर की ओर बढ़ा। गजाधर दूर से देख रहा था और मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। जा भोलू जा, एक बार वो संदूक उठा ले, फिर देख कैसे मैं इन लड़कियों को जंगल में दर दर भटकने पर मजबूर करता हूं। गजाधर की चाल को तो आज तक कोई नहीं समझ पाया। भोलू मुनीम काका के कमरे के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि मुनीम काका कुर्सी पर ही सो गए थे। संदूक ठीक उनके बगल में रखा था। भोलू संदूक लेकर भागना चाहा, पर काका की सादगी देखकर उसका हाथ कांपने लगा। नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। ये कागज रवीना दीदी की जिंदगी है। गजाधर भैया तो राक्षस बन गए हैं। अगर मैंने आज ये चोरी की तो अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। मुझे भागना होगा यहाँ से। भोलू वहां से बिना संदूक लिए भाग खड़ा हुआ। गजाधर ये देख गुस्से से पागल हो गया। उसे समझ आ गया कि इस पाप में भोलू अब साथ नहीं देगा। अब उसे खुद ही कुछ बड़ा करना होगा। अबे ओ भोलू, तू तो बड़ा बुजदिल निकला। रुक, अब गजाधर खुद मैदान में उतरेगा। मुखिया जी को बोलूंगा कि मुनीम ने कागज जला दिए हैं। अब तो और भी मजा आएगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के लोग चौपाल की ओर बढ़ने लगे। ठाकुर साहब के आने की खबर आग की तरह फैल गई थी। रवीना और छवि हिम्मत बांधकर चौपाल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें भोलू मिला, जिसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अरे क्या हुआ भोलू, आज बड़े सहमे हुए हो? क्या गजाधर ने फिर कुछ कहा है? दीदी, बस संभल कर रहना।
आज गजाधर और मुखिया ने बड़ी साजिश रची है, पर आप फिक्र मत करना, सच कभी नहीं छुपता। मैं भी आज सच बोलूंगा, चाहे जो हो जाए। सच में बोलो भैया, क्या आप ठाकुर साहब के सामने हमारा साथ दोगे? हाँ छवि, बहुत पाप कर लिया गजाधर के साथ रहकर, अब और नहीं। बरगद के पेड़ के नीचे कुर्सी पर ठाकुर हरि प्रताप साहब बैठे थे। एक तरफ मुखिया और गजाधर खड़े थे, तो दूसरी तरफ रवीना और छवि अपने आंसुओं को रोककर हिम्मत के साथ खड़ी थीं। पास ही मुनीम काका जमीन के जरूरी कागज लिए बैठे थे। हाँ भाई, तो आज ये पंचायत किस लिए बुलाई गई है? मुखिया, तुम कह रहे थे कि जंगल के किनारे वाली जमीन पर कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है, और गजाधर, तुम कह रहे थे कि इन अनाथ लड़कियों ने गांव की मर्यादा तोड़ी है। क्या मामला है, साफ साफ बताओ। ठाकुर साहब, क्या बताऊं, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए। ये दोनों लड़कियां जिस जमीन पर हल चला रही हैं, वो असल में गांव की चारागाह है। गजाधर ने मुझे सबूत दिया है कि इनके बापू ने वो जमीन कभी खरीदी ही नहीं थी। ये तो बस बरसों से कब्जा जमाए बैठी हैं। बाप रे बाप, ठाकुर साहब, मुखिया जी तो बड़े भोले हैं जो इतना कम बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये लड़कियां वहां रात को टोना टोटका भी करती हैं। इधर की बात उधर पहुंचाना मेरा काम नहीं, पर गांव की भलाई के लिए बोलना पड़ता है। अनाथ होने का ये मतलब नहीं है कि पूरी जमीन ही डकार जाओ। ठाकुर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे बापू ने अपनी पूरी जिंदगी उस मिट्टी में लगा दी। गजाधर भैया ने कल बाजार में हमारी ताजी सब्जियां भी नहीं बिकने दी। हम अनाथ हैं, तो क्या हमारा कोई हक नहीं है जीने का? चुप हो जा छवि, रोने से इंसाफ नहीं मिलता। ठाकुर साहब, मैं एक सीधी सी बात पूछती हूँ, अगर ये जमीन हमारी नहीं थी तो गजाधर भैया पिछले महीने हमारे पास क्यों आए थे? इन्होंने कहा था कि जमीन मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें शहर में नौकरी दिला दूंगा। तब ये जमीन सरकारी नहीं थी क्या? हे राम, देखो ठाकुर साहब, कैसी झूठी बातें गढ़ रही है ये लड़की। मैं भला इनके पास क्यों जाऊंगा? मेरे पास अपनी कम जमीन है क्या? ये तो बस मुझे बदनाम करने की साजिश है। खामोश गजाधर, अपनी जुबान पर लगाम रखो। मुनीम काका, आप पुराने जानकार हैं, आपको गांव के जमीन की सही जानकारी है। आपके पास क्या इस जमीन का कोई कागज मौजूद है? जी ठाकुर साहब, रवीना के बापू ने मरने से पहले ये जमीन के कागज मुझे सौंपा था। ये उस जमीन के पक्के कागज हैं जिन पर पिछले जमींदार की मुहर लगी है। ये लड़कियां बिल्कुल सच्ची हैं। जैसे ही मुनीम काका ने जमीन का कागज ठाकुर साहब को दिखाना चाहा, गजाधर ने मुखिया को इशारा किया। गजाधर को पता था कि अब आखिरी दांव खेलने का समय आ गया। रुको ठाकुर साहब, मुनीम जी की उम्र हो गई है, शायद इन्हें याद नहीं कि पिछले साल इनके घर में आग लगी थी। आधे कागज तो जल गए थे। अब ये जो कागज दिखाएंगे वो पक्का फर्जी होंगे। मुनीम जी भी इन लड़कियों के चक्कर में आ गए। हाँ ठाकुर साहब, हमें कागजों की पक्की जांच करानी होगी। पटवारी जी, जरा इधर आइए और देखिए, क्या ये मुहर असली है? पटवारी, जो पहले से ही मुखिया से मिला हुआ था, आगे आया और कागजों को हाथ में लेकर देखने लगा। रवीना और छवि की सांसें अटक गई थीं। ठाकुर साहब, मुहर तो पुरानी लग रही है, पर लिखावट कुछ नई सी है। मुझे शक है कि ये कागज हाल ही में तैयार किए गए हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ठाकुर साहब, इन अनाथ लड़कियों ने मुनीम के साथ मिलकर गांव को ठगने की कोशिश की है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो जमीन आज ही मुखिया जी के गोदाम के लिए खाली होनी चाहिए। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? बापू की आत्मा हमें इस हालत में देखकर रोएगी। ठाकुर साहब, ये सब मिले हुए हैं। पटवारी मुखिया का गुलाम है और गजाधर तो सांप से भी ज्यादा जहरीला है। क्या इस चौपाल पर सच्चाई की कोई कीमत नहीं? मामला पेचीदा है। एक तरफ कागज हैं जिन पर शक है, और दूसरी तरफ दो लड़कियों की मेहनत। भोलू, तू तो गजाधर के साथ रहता है, तूने कुछ देखा है क्या? सच बोलना, वरना याद रखना, ठाकुर की लाठी बहुत भारी होती है। भोलू कुछ बोलना चाह रहा था। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने एक बार गजाधर की तरफ देखा जो उसे आंखें दिखा रहा था, और फिर रवीना की तरफ देखा जो इंसाफ की उम्मीद में थी।
ठाकुर साहब, आज अगर नहीं बोला तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। गजाधर भैया झूठ बोल रहे हैं। कल रात इन्होंने मुझे मुनीम काका के घर ये संदूक चुराने भेजा था। इन्होंने कहा था कि अगर कागज गायब हो गए तो जमीन आसानी से हड़प लेंगे। अबे ओ भैंस चराने वाले, तेरी इतनी हिम्मत! ठाकुर साहब ये पागल हो गया है, इसे इन लड़कियों ने बहला फुसला लिया है। नहीं ठाकुर साहब, मेरे पास सबूत है। गजाधर भैया ने मुखिया जी से पैसे लिए थे ताकि वो पटवारी का मुंह बंद कर सके। वो पैसे आज भी गजाधर की कमर में बंधे कपड़े में छुपाए हुए हैं, देख लीजिए आप खुद। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब के सिपाही ने तुरंत गजाधर को पकड़ा और उसकी तलाशी ली। कपड़े के अंदर से रुपयों की गड्डी निकली। गजाधर के चेहरे का रंग उड़ गया। तो ये बात है गजाधर, तूने सिर्फ इधर की बात उधर नहीं की, तूने तो न्याय की जड़ें काटने की कोशिश की है। और मुखिया तुम पर थू है, गरीबों का हक मारकर गोदाम बनाना चाहते थे। माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस मुखिया जी के कहने पर। चुप कर मक्कार, पटवारी तुम अभी के अभी सस्पेंड हो, और मुखिया आज से तुम इस गांव के मुखिया नहीं रहे। गजाधर को ले जाओ और काल कोठरी में डालो। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम अनाथ बहनों को बेघर होने से बचा लिया। ठाकुर साहब के न्याय के बाद गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया था। मुखिया की कुर्सी छिन गई और गजाधर को सिपाही बांधकर ले गए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उन दो बहनों की जिंदगी में आया। आज रवीना और छवि के घर में मातम नहीं, बल्कि सुकून का दिया जल रहा था। सच कहा दीदी, आज जब ठाकुर साहब ने गजाधर को फटकारा तो मुझे लगा कि भगवान खुद उतर आए हैं। पर दीदी, मुझे बुरा उस भोलू भैया के लिए लग रहा है। उसने गजाधर के खिलाफ बोलकर बड़ा जोखिम लिया है। आपस में बात करते करते बहुत रात हो गई थी। फिर दोनों बहन कई दिनों के बाद सुकून के साथ बिस्तर पर सोने चली गई। अगली सुबह सूरज की किरणें मानो उन दोनों बहनों के घर एक नया सवेरा लेकर आया था। उन्होंने देखा कि भोलू और मुनीम काका दरवाजे पर खड़े थे। भोलू की झोली में कुछ अनाज और मिठाइयाँ थीं। रवीना दीदी, छवि, मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने उस पापी गजाधर का साथ दिया, इधर की बातें उधर की, पर अब मेरा मन साफ है। ठाकुर साहब ने मुझे माफ कर दिया और अब मैं आप लोगों के खेतों में मदद करना चाहता हूँ। बेटियों, भोलू का मन अब बदल गया है। और देखो, पूरे गांव ने मिलकर तुम दोनों के लिए ये संदेश भेजा है। कल से बाजार में तुम्हारी सबसे अच्छी जगह होगी और कोई भी तुमसे चंदा नहीं मांगेगा। काका, हमें जमीन मिल गई, इज्जत मिल गई, यही बहुत है। बोलू भैया, आप अजनबी नहीं हो, आप हमारे भाई जैसे हो। चलो, हम तीनों भाई बहन मिलकर अपने खेत में फसल उगाएंगे। रवीना, छवि और मुंह बोला भाई भोला तीनों खेत पहुंचते हैं। बापू, माँ, देख लो, तुम्हारी लाडलियों ने घर बचा लिया। अब कोई हमें अनाथ नहीं कहेगा। इस खेत की मिट्टी में आपकी मेहनत नजर आती है बाबूजी। हम इसी मिट्टी में जिएंगे और इसी में मिल जाएंगे। बस ऐसी ही शक्ति देना कि हम कभी किसी के आगे हाथ न फैलाएं। मेहनत की रोटी खाएंगे और इस जंगल को अपना स्वर्ग बनाएंगे। उधर गजाधर जेल में चक्की पीस रहा था और इधर जंगल के किनारे वो छोटा सा घर अब खुशियों से भर गया था। रवीना और छवि की मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो पूरी कायनात साथ देती है। आज भी उस जंगल से गुजरने वाले लोग रुककर उस लहलहाते खेत को देखते हैं और कहते हैं, कमाल है, इन दो बहनों ने तो अनाथ होने का मतलब ही बदल दिया।